कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी रिश्ते में बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत समझौते कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अंदर ही अंदर कोई चीज तोड़ रही होती है। शब्दों से नहीं, इशारों से नहीं, बल्कि गिल्ट, डर और जिम्मेदारी के बोझ से। क्या आप कभी किसी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहां आपने सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि ना कहने पर सामने वाला बिखर जाता, या फिर आप बार बार खुद को ही दोषी मानते रहें सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ता बना रहे? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि इस किताब में सुसान फॉरवर्ड हमें बताती है कि इमोशनल ब्लैकमेल क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे हम अनजाने में उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। यहां तक कि कभी कभी तो खुद ही किसी और को उसी जाल में फंसाने लगते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, आखिरी चैप्टर में आप जानेंगे कि असली ब्लैकमेलर कौन है, कोई और या कहीं आप खुद तो नहीं। अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप खुद को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी सेकंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस किताब में आप सिर्फ किसी और को नहीं, खुद को पहचान ले। मैं हूं प्रकाश और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश, जहां किताबें नहीं, आपकी जिंदगी बोलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इमोशनल ब्लैकमेल बाय सुसान फॉरवर्ड का सफर। चैप्टर 1, शक्ति का सौदा। जब कोई आपसे कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं, तो समझ लीजिए कि आप किसी भावनात्मक जाल में फंस रहे हैं। शुरुआत में ये बातें मामूली लगती है, जैसे कोई नाराज हो रहा है या अपनी तकलीफ जाहिर कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जहां एक इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं को पकड़कर उसकी सोच, उसकी आजादी और उसके फैसलों पर हावी हो जाता है। हमारे आसपास, परिवारों में, रिश्तों में ये सब कुछ बिना दिखे चलता रहता है। रिश्तों की आड़ में, प्यार की परछाई में कोई हमें धीरे धीरे कंट्रोल करता है और हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हमारी चाहत कब डर में बदल गई। जब आप किसी को दुखी न करने के डर से अपनी इच्छाओं को दबाने लगते हैं, जब आप ना कहना भूल जाते हैं और जब आप हर बार खुद को समझाने लगते हैं कि शायद सामने वाला सही है, तो दरअसल आपने अपनी शक्ति सौंप दी होती है। सुसान फॉरवर्ड बताती है कि ये सब कुछ एक लेन देन की तरह होता है, लेकिन ये सौदा सामान या पैसे का नहीं, बल्कि पावर का होता है। एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले की भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, और उस हथियार का नाम होता है डर, कर्तव्य और गिल्ट। सोचिए, जब कोई कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, या मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया और तुम मुझे समझ ही नहीं पाते, तब उसके शब्दों में प्यार नहीं होता, एक छुपी हुई धमकी होती है। वो धमकी किसी तलवार की तरह आपके आत्मसम्मान को काटने लगती है। धीरे धीरे आप उस डर से काम करने लगते हैं, न कि अपनी मर्जी से। ये बहुत धीमी लेकिन खतरनाक प्रक्रिया है। आप रोज थोड़े थोड़े समझौते करते हैं, सोचते हैं कि शांति बनी रहे, रिश्ता बचा रहे, लेकिन हर बार आप अपनी एक और हद पार कर देते हैं और एक दिन आपको लगता है कि आप बस उसी के हिसाब से जीने लगे हैं। इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल तब सबसे ज्यादा असर करता है जब आपके भीतर अप्रूवल की भूख हो, यानी ये कि लोग आपको अच्छा समझें, प्यार करें, आपको छोड़ न दें, और इसी भूख का फायदा उठाकर सामने वाला आपकी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेता है। लेखिका बताती है कि इस खेल को खत्म करने के लिए सबसे पहले जरूरी है इसे पहचानना। हमें ये जानना होगा कि कोई हमें गिल्ट दिला रहा है या सच में हमें समझा रहा है, कोई हमारी भलाई चाहता है या हमें कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां आजादी होती है, लेकिन जहां डर, गिल्ट और दबाव हो वहां सिर्फ कंट्रोल होता है, और उस कंट्रोल की कीमत हमेशा आपकी आत्मा चुकाती है। तो अगर कोई बार बार आपके प्यार, आपकी जिम्मेदारी और आपके डर का इस्तेमाल करके आपको मनवा रहा है, तो याद रखिए, ये प्यार नहीं, एक सौदा है, और आप उसमें सिर्फ कीमत चुकाने वाले बन चुके हैं।
अब समय है उस सौदे को तोड़ने का, उस पैटर्न को पहचानने का और अपनी आवाज को वापस पाने का। चैप्टर 2, ब्लैकमेल करने वालों के हथियार। जब कोई इंसान आपकी भावनाओं को पकड़कर आपको मनचाही दिशा में मोड़ता है, तो वो अकेले प्यार या नाराजगी के सहारे ऐसा नहीं करता। उसके पास कुछ खास हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल वो बार बार करता है और आप हर बार कमजोर पड़ जाते हैं। सुसान फॉरवर्ड इन हथियारों को एक शब्द में समेटती है। फॉग यानी फियर, डर, ऑब्लिगेशन, कर्तव्य और गिल्ट, अपराध बोध। ये तीनों भावनाएं सुनने में आम लगती हैं, लेकिन जब कोई इनका इस्तेमाल जानबूझकर करता है तो आप अपनी आजादी, अपनी पसंद, यहां तक कि अपनी असली पहचान तक खो बैठते हैं। सबसे पहले आता है फियर, डर। ये डर कई तरह का होता है। डर की रिश्ता टूट जाएगा, डर की सामने वाला दुखी हो जाएगा, डर की लोग क्या कहेंगे, और सबसे खतरनाक, डर की आप बुरे इंसान साबित होंगे। कोई कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसे वाक्य आपके भीतर असुरक्षा भर देते हैं और फिर आप वही करते हैं जो वो चाहता है, सिर्फ इस डर से कि आप दोषी न ठहराए जाएं। फिर आता है ऑब्लिगेशन, कर्तव्य का बोझ। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरी बात मानो। ये सब सुनकर हम खुद को किसी बंधन में फंसा हुआ महसूस करते हैं और फिर हमें लगता है कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो हम एहसान फरामोश कहलाएंगे। इसी एहसास से हम चुपचाप उनके मुताबिक चलने लगते हैं। और आखिर में आता है गिल्ट, अपराध बोध। ये सबसे अंदर तक असर करता है। तुम्हारी वजह से मैं रोया हूं, मैं तुम्हारे व्यवहार से टूट चुका हूं, अगर तुम मुझे समझते तो ऐसा कभी न करते। ये बातें हमारे अंदर एक बहुत भारी गिल्ट पैदा करती है, जिससे बचने के लिए हम माफी मांगते हैं, झुकते हैं और खुद को बदलते चले जाते हैं, भले ही वो बदलाव हमारे लिए नुकसानदेह हो। फॉग एक ऐसा इमोशनल धुआं है जो हमारे सोचने की शक्ति को धुंधला कर देता है। हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं या मजबूरी में। ये तीनों चीजें मिलकर आपको ऐसा महसूस कराती है कि अगर आपने सामने वाले की बात नहीं मानी तो आप खराब इंसान हैं, आप प्यार के लायक नहीं हैं, या आप दूसरों को तकलीफ देने वाले व्यक्ति हैं। पर सच्चाई ये है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये डर, ये गिल्ट, ये ऑब्लिगेशंस, ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए पैदा किए गए हैं, और जो इंसान बार बार इनका इस्तेमाल करता है वो आपको इमोशनली कमजोर बनाना चाहता है ताकि आप हमेशा उसके इशारों पर चलें। अगर आप किसी रिश्ते में बार बार एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बार बार माफी मांग रहे हैं, बार बार अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, तो हो सकता है आप फॉग में जी रहे हों। और ये फॉग जितनी जल्दी साफ होगा उतनी ही जल्दी आप अपनी असल जिंदगी में वापस लौट पाएंगे। इस अध्याय का संदेश साफ है, डरिए मत, जागिए। पहचानिए कि कौन आपको सच में समझता है और कौन बस आपके मन में फॉग भरकर आपको कंट्रोल कर रहा है। अब जब आपने फॉग को पहचान लिया है तो अगला कदम है ये जानना कि ये ब्लैकमेल करने वाले लोग कौन होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है और कैसे वो हमें हर बार जाल में फंसाते हैं। चैप्टर 3, ब्लैकमेल करने वालों के प्रकार। हर भावनात्मक ब्लैकमेल करने वाला इंसान एक जैसा नहीं होता, उनके तरीके अलग होते हैं, शब्दों की शैली बदलती है, लेकिन मकसद एक ही होता है, आपको गिल्ट, डर और जिम्मेदारी के जाल में फंसाकर कंट्रोल करना। सुसान फॉरवर्ड ने इन ब्लैकमेलर्स को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा है ताकि हम उन्हें आसानी से पहचान सके: द पनिशर, द सेल्फ पनिशर, द सफरर और द टैंटलाइजर। सबसे पहले आता है द पनिशर यानी धमकाने वाला। ये ब्लैकमेलर सीधा और साफ बोलता है, लेकिन उसकी बातें आपको डरा देने वाली होती है। जैसे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम वो काम करोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ऐसे लोग सामने वाले को सजा देने की धमकी देते हैं। भावनात्मक रूप से
शारीरिक रूप से या सामाजिक तौर पर। इनका मकसद होता है सामने वाले को इस कदर डराना कि वो विरोध करने की हिम्मत ही न करे। आप उनके गुस्से, ठंडेपन या नाराजगी से डरते हैं और बस उसी डर में आकर उनकी हर बात मानने लगते हैं। दूसरे है द सेल्फ पनिशर, यानी खुद को सजा देने वाले। ये लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए अपने ऊपर खतरा लाते हैं, जैसे अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगा, मुझे जीने का कोई हक नहीं अगर तुमने मना कर दिया। ये ब्लैकमेलर्स खुद को बेचारा बनाकर गिल्ट पैदा करते हैं। आप उनकी हालत देखकर डरते हैं, दुखी होते हैं और फिर उनकी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। ऐसे लोग आपकी दया और चिंता को अपना हथियार बना लेते हैं। तीसरे होते हैं द सफरर, यानी हमेशा पीड़ित बनने वाले। ये लोग हर बात में दुख का नाटक करते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा शिकायत होती है, तुम समझते ही नहीं हो कि मैं क्या झेल रहा हूं। मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूं, मेरे लिए कोई कुछ करता ही नहीं। ये लोग आपकी सहानुभूति से खेलते हैं। उनकी बातें आपको दोषी बना देती हैं, जैसे आपने उन्हें दुखी किया हो। आप बार बार सोचते हैं कि कहीं आप ही गलत तो नहीं, और यही से वो अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। चौथे और सबसे छुपे हुए होते हैं द टैंटलाइजर, यानी उम्मीद दिखाकर फंसाने वाले। ये लोग वादा करते हैं, झूठी आशा देते हैं, लेकिन बदले में आपकी आजादी छीन लेते हैं। जैसे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो हम खुश रहेंगे, अगर तुम थोड़ा और बदल जाओ तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगा। ये लोग अगर तब का जाल बुनते हैं, अगर तुम ये करो तब मैं तुम्हें प्यार दूंगा। ऐसा करते हुए वे आपको उस प्यार, सराहना या अपनापन की झलक देते हैं जिसकी आपको तलाश होती है, लेकिन शर्तों के साथ, और आप उस वादे के पीछे पीछे चलते रहते हैं बिना ये समझे कि असली रिश्ता शर्तों पर नहीं चलता। इन चारों प्रकार के ब्लैकमेलर्स का एक ही मकसद होता है, आपको भावनात्मक रूप से अपने काबू में करना। लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है। कोई आपको डराकर, कोई खुद को दुखी दिखाकर, कोई गिल्ट दिलाकर और कोई आपको उम्मीद का सपना दिखाकर। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन होती है, आपकी भावनाओं का शोषण। इसलिए जरूरी है कि आप इन पैटर्न्स को पहचानें। ये जानना कि कोई आपके प्रति सच्चा है या बस आपको गिल्ट में डालकर कंट्रोल करना चाहता है, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब जब आपने ब्लैकमेलर्स के चारों प्रकार समझ लिए हैं, अगला अध्याय बताएगा कि ये आदतें और ये व्यवहार कहां से आते हैं, इनके पीछे की जड़ें क्या है। चैप्टर 4, ब्लैकमेल की जड़ें। जब कोई हमें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है तो हम सिर्फ उनके शब्दों या व्यवहार से ही नहीं बंधते, बल्कि हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो हमें मजबूर करता है उनकी बात मानने के लिए। ये मजबूरी कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर से आती है, हमारे बचपन से, हमारे पुराने रिश्तों के अनुभवों से और उस भीतर बैठे डर से जिसे हमने खुद भी कभी ठीक से समझा नहीं। बहुत से लोगों के लिए ना कहना मुश्किल होता है, क्योंकि बचपन से उन्हें सिखाया गया होता है कि दूसरों को खुश रखना जरूरी है। जब एक बच्चा बार बार सुनता है, तूने अगर मम्मी की बात नहीं मानी तो वो रो देगी, पापा को गुस्सा आ जाएगा, तेरी वजह से घर में शांति नहीं रहती, तो धीरे धीरे वो बच्चा ये मानने लगता है कि दूसरों की खुशी, दूसरों की भावनाएं उसकी जिम्मेदारी है। यहीं से शुरू होता है गिल्ट, डर और कर्तव्य का बीज, जो बड़े होकर एक ब्लैकमेलिंग के पौधे में बदल जाता है। बचपन में अगर हमें सच्चा प्यार शर्तों के साथ मिला हो, जैसे अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तभी तुम अच्छे बच्चे हो, अगर तुम मम्मी की बात मानोगे तभी तुम्हें प्यार मिलेगा, तो हम ये सीख लेते हैं कि प्यार मिलना एक इनाम है और इनाम पाने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। यही सोच हम अपने बड़े होने पर रिश्तों में भी ढोते हैं। हम में से कई लोग ऐसे रिश्तों से गुजरे होते हैं जहां हमें बार बार खुद को कमतर महसूस कराया गया। तू किसी लायक नहीं है, तेरे बिना मेरा क्या होता, तू मेरी दुनिया है और अगर तू चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये बातें सुनकर हम अंदर से ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हर बार अपने मन को मारकर
दूसरों को खुश रखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। सुसान फॉरवर्ड बताती है कि ब्लैकमेल तब असर करता है जब हमारे भीतर अनहील्ड इमोशंस होते हैं, जो अभी तक समझे नहीं गए, सुने नहीं गए, जिन लोगों को बचपन में अप्रूवल के लिए लड़ना पड़ा हो या जिनके दिल में रिजेक्शन का डर बहुत गहरा हो, वो ज्यादा जल्दी इमोशनल ब्लैकमेल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर पहले से एक डर होता है, छूट जाने का, अकेले रह जाने का या प्यार खो देने का। और ब्लैकमेल करने वाले इंसान इसी डर को पहचान लेते हैं और वही चोट करते हैं। वो वही बातें कहते हैं जो आपके बचपन की तकलीफ से मेल खाती है। जैसे अगर किसी को रिजेक्शन का डर हो तो ब्लैकमेलर बार बार छोड़ने की धमकी देगा। अगर किसी को गिल्ट जल्दी होता हो तो सामने वाला उसे बार बार दोषी ठहराएगा। असल में इमोशनल ब्लैकमेल सिर्फ इस समय की कहानी नहीं होती, ये आपके अतीत और आपके आज के बीच का पुल बन जाता है। और जब तक आप उस अतीत को नहीं समझते, आप आज के जाल को नहीं तोड़ पाते। इस अध्याय की सबसे अहम बात यही है, अगर आपको बार बार ब्लैकमेल के जाल में फंसना पड़ रहा है तो दोष सिर्फ सामने वाले का नहीं है, कहीं न कहीं आपकी खुद की अधूरी हीलिंग भी जिम्मेदार है। अब वक्त है ये जानने का कि कैसे हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर के पुराने घावों को पहचाने और कैसे खुद को इमोशनली इतना मजबूत बनाए कि कोई भी फॉग हमें न जकड़ सके। अगर आप तैयार हैं तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस इमोशनल ब्लैकमेल से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी क्या है और कैसे हम एक मजबूत, स्पष्ट और सम्मानजनक रिश्ता बना सकते हैं। चैप्टर 5, हम इसे होने क्यों देते हैं। कई बार हम जानते हैं कि कोई हमें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। हमें महसूस होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे मन के खिलाफ है, फिर भी हम हक कह देते हैं, मुस्कुराते हैं, मान जाते हैं और अपनी इच्छाओं को पीछे धकेल देते हैं। सवाल यह है कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम ना नहीं कह पाते जबकि हमारे अंदर साफ आवाज होती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। सुसान फॉरवर्ड बताती है कि इसका जवाब सीधा नहीं है। ये हमारी भीतर की कंडीशनिंग, पुराने डर और खुद को अच्छा साबित करने की बेचैनी से जुड़ा होता है। बचपन से ही हमें सिखाया गया होता है कि अच्छे लोग दूसरों को दुख नहीं देते, जो प्यार करता है वो त्याग करता है, इनकार करना मतलब स्वार्थी होना। धीरे धीरे ये बातें हमारे अंदर इतनी गहराई तक बैठ जाती है कि जब कोई हमारी भावनाओं से खेलता है तब भी हम उस इंसान को छोड़ने की बजाय खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं। हमें डर होता है कि अगर हमने मना किया तो दूसरा इंसान हमसे नाराज हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा या हमें बुरा इंसान कहेगा। और उस रिजेक्शन, गिल्ट और अकेलेपन से बचने के लिए हम अपनी बाउंड्रीज को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें यह भ्रम हो जाता है कि अगर हम थोड़ी और नरमी दिखाएं, थोड़ी और चुप्पी साध लें, थोड़ी और समझदारी दिखाएं, तो शायद रिश्ता बच जाएगा, शायद वो इंसान बदल जाएगा। लेकिन होता उल्टा है। हम हर बार खुद को खोने लगते हैं और एक वक्त के बाद हमें आदत हो जाती है हाँ कहने की। हम इतने आदी हो जाते हैं दूसरों की भावनाओं को प्राथमिकता देने के कि अपनी इच्छाएं हमें गलत लगने लगती है। हमें लगता है अगर मैंने मना किया तो सामने वाला टूट जाएगा, मैं इतना भी नहीं कर सकता उसके लिए। और फिर गिल्ट के बोझ में हम फिर से झुक जाते हैं। यहां तक कि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि शायद हम ही जरूरत से ज्यादा संवेदनशील हैं, या बहुत ज्यादा सोचते हैं। इस सोच के चलते हम अपनी आंतरिक आवाज को दबा देते हैं जो हमें कह रही होती है ये ठीक नहीं है। सुसान कहती है हम ना कहने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें ना कहने की प्रैक्टिस ही नहीं कराई गई। बचपन से ही हमें हाँ सिखाया गया, डर से, प्यार पाने की चाह से या रिजेक्शन के डर से। लेकिन सच्चाई यह है कि ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। और जब हम बार बार हाँ कहते हैं जबकि अंदर से हम टूटा हुआ महसूस करते हैं तो हम खुद को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इस अध्याय में हमें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं वाकई किसी से प्यार कर रहा हूं
या बस डर से उनके हिसाब से चल रहा हूं? क्योंकि जहां डर होगा वहां स्वतंत्रता नहीं होगी, और बिना स्वतंत्रता के प्यार भी नहीं टिकता। अब अगला अध्याय बताएगा कैसे हम इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, कैसे अपनी आवाज को फिर से पहचान सकते हैं और ना कहने की ताकत वापस ला सकते हैं। चैप्टर 6, इस पैटर्न को कैसे तोड़ा जाए। जब हम बार बार इमोशनल ब्लैकमेल में फंसते हैं तो एक वक्त पर लगने लगता है कि ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे ये सब सहना ही हमारी किस्मत है। लेकिन सुसान फॉरवर्ड कहती है ये एक जहरीला पैटर्न है जिसे तोड़ा जा सकता है, और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने अंदर बदलाव लाना, खुद को समझना और वो हिम्मत जुटाना जो अब तक हमने सिर्फ दूसरों के लिए खर्च की है। इस चैप्टर में 2 बड़ी बातें सामने आती है, 1 पैटर्न को तोड़ना और 2 बाउंड्रीज और इमोशनल स्ट्रेंथ वापस लाना। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न को तोड़ने की। इस जहरीले चक्र से निकलने के लिए सबसे पहले आपको खुद से एक बहुत सच्चा सवाल पूछना होगा। क्या मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूं या किसी और के डर, गिल्ट या उम्मीद के मुताबिक? अगर जवाब दूसरे के हिसाब से है तो यहीं से बदलाव की शुरुआत करनी होगी। सुसान बताती है हमें पहले ब्लैकमेल की चालों को पहचानना होगा, जैसे अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम बहुत बदल गए हो। इन वाक्यों में छिपा कंट्रोल साफ दिखता है, लेकिन हमें आदत हो जाती है इसे सहने की। अब समय है कि सहन करने से आगे बढ़कर जवाब देना शुरू करें। अब आती है बात बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज यानी सीमाएं, जहां आप तय करते हैं कि आप क्या सहेंगे और क्या नहीं। बाउंड्रीज बनाना मतलब ये नहीं कि आप कठोर हो जाए, बल्कि ये दिखाता है कि आप खुद को और अपने रिश्ते को सम्मान देते हैं। जैसे मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं खुद को दोषी महसूस नहीं कर सकता हर बार। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। अगर आप मुझे धमकी देंगे तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। शुरू में सामने वाला चौंक सकता है, वो नाराज भी हो सकता है, लेकिन हर बार जैसे जैसे आप असर्टिव होंगे और शांतिपूर्वक स्पष्ट तरीके से अपनी बातें कहेंगे, वैसे वैसे पावर बैलेंस बदलने लगेगा। अब बात आती है इमोशनल स्ट्रेंथ की। इमोशनल स्ट्रेंथ कोई एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब आप गिल्ट को चैलेंज करना शुरू करते हैं, जब आप ना कहकर अपने अंदर की घबराहट को सहते हैं, उसी पल से आप अंदर से मजबूत होने लगते हैं। सुसान बताती है कि इस जर्नी में कुछ बेहद जरूरी चीजें आपकी मदद करेंगी। सेल्फ अवेयरनेस, बार बार खुद से पूछें, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? डर से, गिल्ट से या प्यार से? सपोर्ट सिस्टम, किसी भरोसेमंद दोस्त, थेरेपिस्ट या समुदाय से बात करना जो आपको जज न करे। प्रैक्टिस, बाउंड्री सेट करना पहली बार में ऑकवर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल भी लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपका आर्मोर बनेगा। इस अध्याय की असली ताकत इस बात में है, आप पावरलेस नहीं हैं। आपने अब तक जो सहा वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी संवेदनशीलता थी। लेकिन अब वक्त है अपने भीतर की ताकत को फिर से जगाने का। अब अगला अध्याय बताएगा जब आप बदलाव करना शुरू करते हैं तो सामने वाले की प्रतिक्रिया कैसी होती है और कैसे वो आपको वापस उसी ब्लैकमेलिंग के जाल में खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर। चैप्टर 7, एक स्वस्थ और मजबूत मैं की ओर। जब हम लंबे समय तक किसी इमोशनल ब्लैकमेल के रिश्ते में रहते हैं तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वो होता है हमारा आत्मसम्मान। हम खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं, अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इस अध्याय में सुसान फॉरवर्ड यही सिखाती है, कैसे हम अपना खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से पा सकते हैं, गिल्ट से आजादी पा सकते हैं और वाकई में एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं। सबसे पहला कदम है खुद को दोबारा जानना। बहुत से लोग
इमोशनल ब्लैकमेल में इस कदर उलझ जाते हैं कि उन्हें लगता है उनकी असली आइडेंटिटी ही कहीं खो गई है। हर बात पर क्या वो बुरा तो नहीं मानेगा, मैंने ऐसा करके किसी को दुख तो नहीं दिया, इस सोच में हम खुद को ही खो देते हैं। लेकिन एक स्वस्थ मैं बनने का मतलब है फिर से खुद की आवाज सुनना, खुद से ये पूछना कि मुझे क्या चाहिए। सुसान बताती है, आत्मसम्मान एक दिन में नहीं बनता, ये छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। जब आप किसी की बात से सहमत न होते हुए भी अपनी बात शांति से रखते हैं, जब आप किसी गिल्ट ट्रिपिंग को पहचान कर उस पर विश्वास नहीं करते, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और उन पर टिके रहते हैं। अब आती है गिल्ट से आजादी की बात। गिल्ट एक ऐसा हथियार है जिससे ब्लैकमेलर आपका हर दरवाजा खोल लेता है। वो कहेगा, तुम्हें मुझसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारे कारण मैं तकलीफ में हूं। और आप हर बार खुद को बुरा महसूस करने लगते हैं। लेकिन सुसान यहां एक बेहद जरूरी बात कहती है, हर गिल्ट वाजिब नहीं होता। कुछ गिल्ट बस इसलिए पैदा होता है क्योंकि आपने पहली बार खुद के लिए खड़ा होना सीखा, और ये गिल्ट महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप इस गिल्ट को चैलेंज नहीं करेंगे तो आप कभी फ्री नहीं हो पाएंगे। आपको हर बार खुद से ये कहना होगा, मैं अपनी भलाई के लिए मना कर रहा हूं। ये स्वार्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी है खुद के प्रति। अब बात आती है स्वस्थ रिश्तों की। एक हेल्दी रिश्ता कैसा होता है? जहां आप बिना डर के अपनी बात कह सके, जहां कोई आपको गिल्ट या डर में डालकर कंट्रोल न करे, जहां प्यार बिना शर्तों के हो और सम्मान दोनों तरफ बराबर हो। सुसान कहती है, जब आप खुद को हील करते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं और खुद को समझते हैं, तो आप वैसे लोगों को अपनी जिंदगी में आने देते हैं जो आपके साथ बराबरी से पेश आते हैं। यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि जो लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वो आपके बदलाव से असहज होंगे। वो फिर गिल्ट देंगे, पुराने प्यार की बातें याद दिलाएंगे या आपको सेल्फिश कहेंगे। लेकिन आपको एक बात हर पल याद रखनी है, मैं अब पहले वाला इंसान नहीं हूं। मैं अब वो नहीं हूं जो हर बार डर कर चुप रह जाए। चैप्टर 7 का सार यही है, जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आपको वैसे ही देखने लगती है। आपका आत्मसम्मान ही आपकी असली ताकत है, और जब यह ताकत आपके भीतर से निकलेगी तब कोई भी गिल्ट, कोई भी डर, कोई भी ब्लैकमेल आपको झुका नहीं पाएगा। अब आखिरी अध्याय में हम देखेंगे कि इस पूरे हीलिंग जर्नी को कैसे अपनाया जाए और जिंदगी में स्थायी बदलाव कैसे लाया जाए, ताकि आप दोबारा उसी जाल में न फंसे। चैप्टर 8, जब ब्लैकमेलर आप खुद होते हैं। अब तक हमने जाना कि कैसे दूसरे लोग हमें इमोशनल ब्लैकमेल के जरिए कंट्रोल करते हैं, कैसे वो हमारे गिल्ट, डर और रिश्ते की चाहत को हथियार बनाकर हमें झुकाते हैं। लेकिन इस आखिरी अध्याय में सुसान फॉरवर्ड एक बेहद जरूरी और शायद सबसे असहज सवाल पूछती है, क्या कभी हम भी किसी और को उसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि कई बार हम अनजाने में वही करते हैं जो हमें खुद पर पसंद नहीं। जब हम किसी से बहुत जुड़ जाते हैं, इमोशनली, मेंटली या फिर रिश्ते में, तो कई बार हमारे अंदर ये डर पैदा हो जाता है कि अगर सामने वाला मेरी बात नहीं मानेगा तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। और इसी डर में हम कई बार ऐसी बातें कह जाते हैं जो गिल्ट या ऑब्लिगेशन पैदा करती है, जैसे तुम हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो ये कभी न करते। शायद इन पलों में हमारा इरादा किसी को हर्ट करना नहीं होता, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझे। लेकिन सच ये है कि अगर हम दूसरे के फैसलों या आजादी को गिल्ट के जरिए मोड़ने लगे तो हम भी उसी जाल को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम खुद फंसे थे। सुसान इस अध्याय में कहती है, इमोशनल ब्लैकमेल सिर्फ सामने वाला नहीं करता, ये एक पैटर्न है जो रिश्तों में चलता रहता है जब तक कोई उसे पहचान कर रोक न दे। और अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में हेल्दी, ईमानदार रिश्ते चाहते हैं तो जरूरी है कि आप न सिर्फ दूसरों की चालें समझें
बल्कि खुद की भावनात्मक आदतों को भी गौर से देखें। इसके लिए जरूरी है अवेयरनेस। हर बार जब आपको लगे कि आप किसी से कुछ मनवाने के लिए गिल्ट या डर का सहारा ले रहे हैं, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं उसकी आजादी का सम्मान कर रहा हूं? क्या मैं अपने डर के कारण उसे मैनिपुलेट कर रहा हूं? क्या मैं खुलकर ईमानदारी से अपनी जरूरतें नहीं बता पा रहा? सुसान बताती है कि किसी रिश्ते में अपनी भावनाएं जाहिर करना गलत नहीं है, लेकिन वो कैसे जाहिर की जाती है, ये फर्क लाता है। अगर हम सामने वाले को मजबूर करके अपनी बात मनवाते हैं तो रिश्ता कमजोर होता है, लेकिन अगर हम खुलकर इज्जत के साथ अपनी जरूरत रखें और सामने वाले को निर्णय की आजादी दे तो वही रिश्ता गहराता है। इस अध्याय का सार यही है, जैसे हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमें गिल्ट या डर से कंट्रोल ना करें, वैसे ही हमें भी अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है ना सिर्फ दूसरों की मैनिपुलेशन को पहचानना, बल्कि खुद की भी उन आदतों को देखना जो हम खुद में सुधार सकते हैं। सुसान कहती है, हीलिंग एक रास्ता है, दूसरों से भी और खुद से भी। और जब आप ईमानदारी से इस सफर पर बढ़ते हैं तो आप न सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल से आजाद होते हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान बनते हैं जो रिश्तों को समझदारी, सम्मान और सच्चाई से जीता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है, खुद को समझना, मजबूत बनाना और रिश्तों को गिल्ट और डर की जगह भरोसे और आजादी पर टिकाना। आप इस सफर पर निकले हैं, इसका मतलब है अब आप सचमुच आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। अब जब आपने इमोशनल ब्लैकमेल किताब का आखिरी चैप्टर भी सुन लिया है तो थोड़ा रुकिए और खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या मैं अब भी किसी और के डर, गिल्ट या उम्मीदों में बंधा हुआ हूं? अगर हां, तो अब समय आ गया है अपने भीतर की आवाज को पहचानने का, सीमाएं खींचने का और खुद से ये वादा करने का, अब मैं किसी भी रिश्ते में खुद को खोऊंगा नहीं, बल्कि खुद को और ज्यादा मजबूत बनाऊंगा। सुसान फॉरवर्ड की ये किताब सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि रिश्तों में प्यार और कंट्रोल के बीच फर्क करना कितना जरूरी है। ये किताब सिखाती है कि सच्चा प्यार वो होता है जो आजादी देता है, और गिल्ट से भरे रिश्ते सिर्फ हमारे आत्मसम्मान को खोखला करते हैं। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने इसमें कहीं अपनी ही जिंदगी की झलक देखी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, अब मैं अपनी आजादी के साथ खड़ा हूं, ताकि आपकी जर्नी की शुरुआत पक्की हो जाए। और हां, ऑडियो बुक प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर किताब एक दवा है दिमाग के जहर को निकालने की। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली किताब में एक नए सच, एक नई हीलिंग के साथ। तब तक याद रखिए, आप किसी के गिल्ट से बंधे नहीं हैं, आप आजाद हैं, और आपके फैसले की सबसे बड़ी ताकत आप खुद है। ऑडियो बुक प्रकाश, जहां किताबें बोलती हैं और आप खुद से जुड़ते हैं।